शारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीसी राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए 7 दिनों की मजीद मोहलत मांगी है। उन्होंने मगरबी बंगाल में वकीलों की हड़ताल की वजह से तौसी की अपील की है। आपको बता दें कि कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर शारदा चिटफंड घोटाले के मुलजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा था। उसके साथ ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा लिया था। यूपी काबीना से ओम प्रकाश राजभर की छुट्टी हो गई है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की सिफारिश गवर्नर ने मंजूर कर लिया है और फौरी असर से काबीना से ओम प्रकाश राजभर को हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि राजभर की पार्टी के दूसरे लीडरों को भी फौरी असर के साथ मुख्तलिफ ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजभर उत्तर प्रदेश हुकूमत में रियासती वजीर की हैसियत से जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो गुज़िश्ता कई माह से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। अब की बार किसकी सरकार? जी हाँ, चुनाव के बाद अब यही असल सवाल है। चलिए जानते हैं कि मुल्क भर के कराए गए सर्वे के मुताबिक इस मामले को लेकर के क्या कुछ सामने आता है कि किसकी हुकूमत आने के इम्कानात हैं। इंतखाबात के खत्म होते ही कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। कोई बीजेपी की अक्सरियत वाली हुकूमत का कयास लगा रहा है तो कोई अक्सरियत से चंद कदम दूर दिखा रहा है। तो चलिए पहले इन सर्वे पर नजर डालते हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी इत्तेहाद को 339 से 365 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 77 से 108 सीटें और दीगर पार्टियों को 69 से 95 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज नेल्सन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 277 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 130 सीटें और दीगर पार्टियों को 135 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 287 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 128 सीटें और दीगर पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 305 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 124 सीटें और दीगर पार्टियों को 113 सीटें मिल सकती हैं। VMR टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 306 सीटें, यूपीए को 132 सीटें और दीगर को 104 सीटें मिल सकती हैं। एनडीटीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 295 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 127 सीटें और दीगर पार्टियों को 120 सीटें मिल सकती हैं। ये तमाम इम्कानात लोकसभा की 542 सीटों पर हुए एग्जिट पोल्स की हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान है, तो वहीं यूपीए को पिछली बार से दोगुनी सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए अब लीडरान की जुबानी सुनते हैं कि किस पार्टी का क्या हाल है। विश्वास इसलिए जताया कि मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, जो वो काम किया है उन्होंने, तो काम का इनाम है ये कि एग्जिट पोल में भी आगे और गिनती होगी तो उसमें और आगे। बहुत करके तो जो 2004 में स्थिति बन गई थी, जो दुनिया भर के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे थे, वही परिस्थिति 2019 में होने वाली है। वैसे तो मैं प्री पोल और पोस्ट पोल वही सर्वे पर विश्वास करता नहीं हूँ, इसलिए सारी बातें जो है 2019 के चुनाव में 23 मई को ही पता पड़ेंगी। एग्जिट पोल है कि मजाक है अपने आप में? एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुआ है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। 2004 से लेके और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ उस तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो पार्टी जीत रही है वो उसे सही करार दे रही है और जो हारती नजर आ रही है वो इस पर सवाल उठा रही है। असली फैसला तो 23 मई को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नेता ऐप सर्वे के जरिए 542 लोकसभा सीटों का सर्वे किया गया, जिसमें एनडीए को 242 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यूपीए की बात कर ली जाए तो यूपीए को 164 सीटें मिल रही हैं नेता ऐप सर्वे के जरिए, जबकि दिगर जमातों की बात कर ली जाए तो दिगर जमातों को 136 सीटें मिल सकती हैं। जी हां, ये नेता ऐप सर्वे कह रहा है कि इन जमातों को इतनी सीटें मिल सकती हैं।
बीजेपी लीडर राम माधव ने कहा कि अजीम इत्तेहाद चुनाव से पहले ही फेल हो गया था। उन्होंने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल भी वही कह रहे हैं जो हम कहते आ रहे थे। मैं तो एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट तक रुकूंगा 23 का, बट दो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं ज़्यादातर तो जो हम कहते आए हैं वही चीज़ को दोहरा रहे हैं। बट एक चीज़ पर मैं और एक बार आग्रह से कहना चाहूँगा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी अपना 2014 का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, उससे भी ज़्यादा सीट लेकर आएगी और एक एनडीए के साथियों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट हम दोबारा बनाएंगे। महागठबंधन तो चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही फेल हो गया था। बहुत कोशिश पार्टियों ने किया एक महागठबंधन बनाने का, देश में एक स्टेट में भी महागठबंधन नहीं बना पाए। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने एग्जिट पोल्स के पस मंजर में कहा है कि एनडीए की हुकूमत बनना मुमकिन नहीं है। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि अब की बार वजीर आजम उत्तर प्रदेश से होगा। अबू आसिम आजमी से बात की हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के आला नेता अबू आसिम आजमी। आजमी साहब, क्या कुछ लग रहा है, क्या साल 2014 वाली पुनरावृत्ति इस बार होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे? क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2014 वाली सिचुएशन हो ही नहीं सकती है कि ऐसा है कि एक बार मोदी जी हिमालय पे चढ़ गए, अब उसके ऊपर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश से 73 सीटें चुन के आना, महाराष्ट्र से मैक्सिमम सीटें चुन के आना, देश के अलग अलग जगहों से पूरी सीट चुन के आना, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने आजमा लिया अभी, और आजमाए को आजमाया नहीं जाता। अब की बार मोदी जी को उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें हैं वहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 45 सीटें वहाँ से उनकी कम हो जाएंगी। जब उनके पास जब इंडिया के पास 341 है, 40-45 कम हो जाएगी तो 300 तो बची। 300 में 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आप सारी स्टेट जाइए ना, इन सारों तरफ जाएंगे तो आप क्या उनकी 40-50 सीटें और कम नहीं होंगी, 101% और सीटें कम होंगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एनडीए की सरकार अब की बार बन सकती, और बनेगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। कितने का आंकड़ा पार कर पाएंगे एनडीए? मुझे लगता है कि मैक्सिमम मिलकर के 180 तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेकुलर लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनका ही प्रधानमंत्री बनेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से कोई प्रधानमंत्री अब की बार आएगा। ये थे अबू आसिम आजमी जो बात कर रहे थे कि एनडीए की सरकार इस बार बिल्कुल भी नहीं बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो उत्तर प्रदेश की सरजमी से बनेगा। कैमरामैन विलास चिबड़े के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने एग्जिट पोल के नताइज को मुस्तरद करार दिया है। उनका कहना है कि तारीख गवाह है कि एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल आए हैं, पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया दिखाया जा रहा, जो विधानसभा में स्थिति थी वो नहीं है। ये एग्जिट पोल मनोरंजन के हैं और मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं। आंकड़े इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। 2004 में क्या हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। तो ये एग्जिट पोल तो मैं मानता हूँ अगले 2-3 दिन के मनोरंजन के लिए है, भारतीय जनता पार्टी का मनोरंजन। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? अब मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार किसी हालत में नहीं बन सकती। चलो, तो कमलनाथ ने यहाँ साफ कर दिया कि एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, भाजपा की सरकार नहीं बन रहे वाली है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन का कहना है कि सही एग्जिट पोल के नताइज को देख करके ऑपोजिशन परेशान है और उसे गलत करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 ने एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन से बातचीत की। सर, एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो गया है कि एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, देश ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, वो पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया। इस बार जातीय हित टूटे हैं, राष्ट्र हित ऊपर रहा है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, न्यूज़ 18 ने जो एग्जिट पोल दिया है, उससे भी 10% ज्यादा सीटें हमारे पास आने वाली हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। हमारे विरोधी चाहे जितना गालियां दे दें, चाहे एग्जिट पोल को जितना झूठा बता दें, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही जेडीयू ने बिहार असेंबली चुनाव के लिए इशू तय कर लिया है। जेडीयू के रियासी सदर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, कल नीतीश जी ने एक बड़ा बयान दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उनका है और रहेगा, और इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जेडीयू के लिए बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, ये मुद्दा हम लोगों का बराबर बड़ा मुद्दा रहा है और यह सवाल मौजूद है, क्योंकि इस सवाल से बिहार की जनता की प्रगति, बिहार की जनता का उत्थान और बिहार की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए मांग हम लोग कर रहे हैं। तो यानी कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जेडीयू इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा सकती है? हाँ, चूँकि देखिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा आधार है ना, सभी पार्टियों ने एक सर्वदलीय तरीके से इसका समर्थन किया है, और सर्वदलीय जब समर्थन इस मुद्दे का हो, यानी कि चाहे राजनीति में मत विभिन्नता हो, मतभेद हो, इसके बावजूद भी सभी लोग इसको आवश्यक मानते हैं कि ये मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा बिहार का वाजिब हक है, इसको मिलना चाहिए। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू इस मुद्दे को सबसे आगे रख के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों का होगा। सर, एक सवाल और है, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू अब प्रेशर बनाएगी अपने जो भी एनडीए की सरकार बनती है प्रधानमंत्री पर? देखिए, स्वाभाविक हम लोग का मुद्दा है और हम लोग इस सवाल को उठाते रहेंगे, और मजबूती से उठाना तो हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए मजबूती से उठाएंगे। बिल्कुल। देखिए, तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के पहले ही ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी शुरू हो गई है, और एनडीए की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नाज़रीन, उत्तराखंड के देहरादून में इन दिनों कुरान मजीद के नुस्खों की नुमाइश जारी है। नुमाइश देखने के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कसीर तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लोग कुरान के पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरबी फारसी में कुरान, गढ़वाली और कुमाऊनी समेत 47 जबानों में कुरान, कई ममालिक में मौजूद कुरान के नुस्खे, लकड़ी से लेकर सोने में तराशी गई कुरान। जी हाँ, ऐसे कई कुरान के नुस्खे देहरादून में हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसके अलावा खाल, पत्थर, शीशा, कपड़े, लकड़ी, सोना, चांदी और मुख्तलिफ धातों पर कंदा की गई कुरान की आयतें नुमाइश में मौजूद हैं। दूर दूर से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे विभिन्न तरह की कुरान रखी गई है, अंगूठे के साइज से लेकर क्विंटल तक की विभिन्न तरह की हमें यहाँ पे देखने को मिली। हम अपने बच्चों के साथ आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब हमें जो चीज़ नहीं भी मालूम है, हमें यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। यहाँ पे कई लोग, देखो आप इधर उधर बहुत लोग हैं, सब देखने के लिए, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे एक नई जानकारियाँ मिल रही हैं, और हर साल जब भी यहाँ पे मौका मिले हमें आना चाहिए। और ये तकरीबन 8 साल से मुस्तकिल यहाँ पर हाज़िरी होती है। जिन 2 दिनों में ये कुरान करीम की ख़त्तात नुमाइशी होती है, मैं कुरान करीम को देखने और अपने दूसरे साथियों को यहाँ लेकर आता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कई साथी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये कुरान करीम का जिंदा जावेद मौजिज़ा है जो यहाँ देखने को मिलता है। देहरादून में लगी इस नुमाइश में एक वरक़ की कुरान से लेकर हजारों औराक़ वाली कुरान तो है ही, यहाँ मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए लिखी गई, दुनिया की सबसे पहले मुरत्तब की गई कुरान शरीफ भी ज़ियारत के लिए रखी गई है। वजन के लिहाज से भी इस नुमाइश में 2400 किलो तक की वज़नी कुरान मौजूद है। मुगल बादशाह औरंगजेब से लेकर इराक, मलेशिया, ईरान और कुवैत जैसे ममालिक के बादशाहों के जरिए लिखे और शाये किए गए खूबसूरत कुरान के नुस्खों के भी दीदार हो रहे हैं। वो कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। मेरे नबी ने बनकर कुरान की तफसीर अमल से अपने जीना सिखा दिया मुझे। बस वो यहाँ पर ये किताब इतनी लिखी गई और इतनी पढ़ी गई
कि पढ़ना भी और लिखना भी ये दोनों आर्ट में तब्दील हो गया। वो वैरायटी लोग यहाँ पर देखते हैं, खुश होते हैं। ये इंसानी फितरत है कि तस्मिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल लगाई जाने वाली ये कुरान की नुमाइश का मकसद मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को कुरान की तालीम से वाकिफ कराना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। माह रमज़ान में रोज़े रखना हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साहिब हैसियत अफराद के लिए आराम और आराइश के साथ सभी सहूलियात की दस्तयाबी रोज़े में भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत बख्श देती है। लेकिन समाज का मजदूर पेशा तबका जिंदगी की मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदगी और रज़ा हासिल करने के लिए रोज़े का एहतमाम भी करता है और रोज़ी रोटी के लिए दिन भर कड़ी धूप में मेहनत भी करता है। मई और जून में धूप की तपिश प्यास की शिद्दत को बढ़ा देती है। ऐसे गर्म मौसम में एक आम इंसान के लिए 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं। लेकिन ये माह रमजान की बरकत और फजीलत है कि ऐसे मौसम में भी रोजेदार भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत हासिल कर लेता है। लेकिन सबसे सख्त इम्तिहान उन रोजेदारों का होता है जो रोजे का एहतमाम करने के साथ रोजी रोटी की जद्दोजहद के लिए दिन की तेज धूप में सख्त मेहनत करते हैं। रोड़ी फोड़ने का, मलबे का, मिट्टी का, यही इसमें से ईंटें छांटते हैं मट्टी में से। अच्छा। इसमें सारा दिन गुजारा कर लेते हैं अपने बच्चों का अपना। अभी रमजान चल रहा है तो क्या रोजा है? हाँ जी। फिर कैसे करते हैं, मतलब सहरी इफ्तार का? सहरी इफ्तार नमाज पढ़ के लग जाते हैं। सुबह कुछ नमाज पढ़े लग गए। अच्छा। हाँ 12-1 बजे तक करते हैं काम, फिर उसके बाद आराम करते हैं थोड़ा सा। तो इतनी सख्त धूप में कैसे रोजा रख के कर लेते हैं? बस ऊपर वाला मेहनत कर देता है, हिम्मत देता है ऊपर वाला। अच्छा। बस करने पड़ता है। वो बच्चों को गुजारा करना कैसे, वो बच्चों को गुजारा करना दे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी रमजान चल रहा है, रोजा है आप? हाँ जी। अच्छा, तो ये इसमें रमजान में रोजा रख के कैसे कर लेती है काम? बस हाथ पैरों का दम सा निकल जाता। 3 बजे से चले जाऊँ घर को, 3-4 बजे से चली जाती है काम। 3-4 बजे तक करती है? हाँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, ये छाए वाए इसी में कर लें, फिर घर चले जाऊँ। माह रमजान में समाज के साहिब हैसियत अफराद के दस्तरख्वान पर जहाँ मुख्तलिफ अक़साम की अशिया और पकवान नजर आते हैं, वहीं माह रमजान की बरकतों से इन मजदूर पेशा अफराद की सहरी और इफ्तार के दस्तरख्वान को भी वुसअत हासिल हो जाती है। देखिए, इनका फ़र्क आप महसूस करोगे तो एसी वालों में और इनमें तो बहुत फ़र्क है। और ये लोग जो है रोज़ा रखने के बाद भी इतनी धूप में काम करते हैं। सुबह रोज़ा रखने के बाद 5 बजे यहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ के, और इसी पेट के लिए काम करता बंदा। इफ्तारी में क्या क्या कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या घर पे जाते हैं? घर पे अरे जो मिल जाए, कुछ रोटी खा लेते हैं, कुछ अपना जो मिल जाए। तरबूज जाए सस्ता है तो तरबूज वो ले लेते, सस्ती चीज़ें ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। मजदूर पेशा अफराद के लिए रोजी रोटी की जद्दोजहद रोजमर्रा की दुनियावी जिंदगी की जरूरत है। लेकिन गर्मी के इस मौसम में भी इन मेहनतकश मजदूरों के लिए रोजे का एहतमाम अपने दीनी फराइज की अदायगी के लिए ईमान के जज्बे की मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में पीडीपी वर्कर मोहम्मद जमाल भट्ट जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। मोहम्मद जमाल भट्ट पर कल शाम नामालूम मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी और वो शदीद जख्मी हो गए थे। मोहम्मद जमाल भट्ट के घर के बाहर ही उन मिलिटेंटों ने उन पर हमला कर दिया। भट्ट को जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल कराया गया, जहां से उसे श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। टाइम था, मैं उस टाइम दीदी के घर गया था, वो दूसरे मोहल्ले में रहती है। और उसी टाइम जो ही इफ्तार ख़त्म हो गया, मेरा फादर जो है वो फ़ोन चार्ज लगाने गए थे दूसरे कमरे में। अनफॉर्चुनेटली किसी अननोन गनमैन ने उनको अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। बाद में हमें पता चला कि हमें फ़ोन किया गया ऐसा वाक़ा हुआ। हम यहाँ पहुँचे तो उसको रेफ़र किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हॉस्पिटल। वहाँ से उसको फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद उसको सिक्किम मुंतकिल किया गया। वहाँ उसकी हालत नाजुक बता दी गई। और अनफॉर्चुनेटली अभी फ़ोन आया कि नो मोर। चाहिए जो भी मुलज़िम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।
क्योंकि ये मुझे लगता है कि लोकल ही हो सकता है। उसको पूरा वाक़या था कि ये दूसरे कमरे, इस कमरे से दूसरे कमरे में कब किस टाइमिंग है वो सेम रही, इसलिए इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट मामला, मुतासरीन से हुई जरा। अदालत की समाअत के वक्त महज मुलजिम समीर कुलकर्णी रहा मौजूद। समीर कुलकर्णी के अलावा कोई भी मुलजिम अदालत नहीं पहुंचा है। अदालत ने तमाम मुलजिमीन को हफ्ते में एक बार अदालत में हाजिर रहने का दिया हुक्म। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। नाजरीन, मुतासरीन से जरा हुई। अदालत की समाअत के वक्त महज मुलजिम समीर कुलकर्णी ही मौजूद रहे। समीर कुलकर्णी के अलावा कोई भी मुलजिम अदालत नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि अदालत ने तमाम मुलजिमीन को हफ्ते में एक बार अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया था। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।